नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम 20 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही हम करंट के साथ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। आज की क्लास पूरी जरूर लेना, आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। कौन सा ड्रोन है? तो हेल 523 इस ड्रोन का नाम है। हेल का अर्थ क्या होता है? तो हेल का अर्थ होता है सुनामी। क्या होता है इसका अर्थ? सुनामी। परमाणु क्षमता से युक्त ड्रोन है। यह पानी के नीचे परीक्षण किया गया है जो कि सफल रहा है और ये दुश्मनों पर छिपकर वार करने में काम आएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर के दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सुनामी आने हेतु अनिवार्य क्या है? तो भूकंप आएगा तब सुनामी उत्पन्न होगी। और भूकंप को कैसे नापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से किसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सुनामी में क्या होता है? तो जो समुद्री लहरें हैं ये तट की ओर आती है। वरुणास्त्र ये क्या है? तो ये हेवी वेट टारपीडो है। टारपीडो किसे कहा जाता है? जो पानी में अटैक करने वाली मिसाइलें होती है उन्हें क्या कहा जाता है? टारपीडो। तो वरुणास्त्र क्या है? एक हेवी वेट टारपीडो है अर्थात मिसाइल है। INS विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है भारत का? स्वदेशी INS विक्रांत। और इसे 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो लेक्टोमीटर का। किसका? लेक्टोमीटर का उपयोग होता है। टाइटेनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी जो खुद मलबा बन गई वो टाइटेनिक पनडुब्बी थी। किस कंपनी की थी ये? ओशनसेट कंपनी की थी। अटलांटिक महासागर में यह डूबी थी। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो यह एस आकृति का महासागर है। समुद्रयान में उपयोग पनडुब्बी मत्स्य 6000 इसका नाम है और किसके? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च की गई। अब हम कुछ प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 40वां स्थान है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां स्थान है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत का 7वां स्थान है। क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है। अर्थात किस देश की सेना कितनी मजबूत है। ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस इंडेक्स अर्थात शांति और खुशी दोनों सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 127वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का कहाँ पर उद्घाटन किया है? किसका? बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में अभी बेंगलुरु में किया गया है। ये किस उद्देश्य से किया गया है देखते हैं। जो बोइंग है ये क्या? अमेरिका की विमानन कंपनी है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। और जो बोइंग है यह USA की विमानन कंपनी है। यह कंपनी प्रथम बार USA से बाहर सबसे बड़ा निवेश कर रही है भारत में। तो विमानन क्षेत्र में अगली पीढ़ी के विमान बनाने के लिए इसके साथ समझौता हुआ है। और इसी के साथ एक और योजना लागू की है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की विमान क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना। अगर देखें लल्लन टॉप प्रश्न, कर्नाटक में किसका आयोजन होता है? कंबाला का, जिसमें भैंसों की दौड़ होती है। और इसका आयोजन प्रथम बार कहाँ? बेंगलुरु में हुआ है। मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा त्यौहार इसे क्या कहा जाता है? नाडा हब्बा इसे कहा जाता है। जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है और इसे गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगर भारत का नियाग्रा पूछे किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो यह चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है भारत का नियाग्रा। और ये किस नदी पर है? तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो इसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। कॉफ़ी का सर्वप्रथम पौधा भारत में कहाँ लगाया गया था? तो बाबा बुदान की पहाड़ी पर लगाया गया था कर्नाटक में। और कर्नाटक
ही कॉफ़ी के उत्पादन में पहले स्थान पर है भारत में। कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? ब्राज़ील है और भारत में कर्नाटक है। और जो यक्षगान है ये कहाँ का गायन है? तो ये भी कर्नाटक का गायक है। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है? तो ये गुजरात के कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग कौन सा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसके मंत्री पीयूष गोयल है। यह 1999 का एक्ट है। ये 2003 से लागू हुआ था तथा प्रथम बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। कच्ची खरेक ये गुजरात की स्वदेशी खजूर है। यह गुजरात का दूसरा फल है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इससे पहले गिर केसर आम को जीआई टैग दिया गया था। शाही लीची बिहार का, सी बर्थान ये लद्दाख का जीआई टैग प्राप्त है इसे। कम्बम अंगूर तमिलनाडु, कारी इशादी आम इसका जीआई टैग कर्नाटक के पास है। लल्लन टॉप प्रश्न की बात करें तो धोलावीरा ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। ये माटी कला महोत्सव का आयोजन भी गुजरात में हुआ। मकर संक्रांति होती है उसे गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। 24x7 भारत का प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना है? तो यह मोढेरा गांव बना है गुजरात का। बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड किसे दिया गया है? धोरेड़ो गांव को दिया गया है जो कि गुजरात में स्थित है। कलारी ये कहाँ का? जम्मू कश्मीर का पनीर है। चुरपी ये अरुणाचल प्रदेश का याक पनीर है। का याक का पनीर है। गुजरात के गरबा को 15वां यूनेस्को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया है। और 14वें नंबर पे किसे शामिल किया था? तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। बसोहली पेंटिंग कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है? इसे जम्मू कश्मीर का। उस्ता कला राजस्थान की है और बीकानेर को इसका जीआई टैग प्राप्त है और ये ऊँटों पे बनाई जाने वाली कला है। 2024 को यूनाइटेड नेशन द्वारा किसके रूप में घोषित किया है? तो कैमिलिट्स या ऊँट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पर लॉन्च हुआ है? इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र तो इसका लॉन्च केरल में हुआ है। इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर केरल के कोच्चि में। कौन से गांव में? मकेर गांव में इसको खोला गया है। यह देश का पहला क्या है? ग्राफीन केंद्र है। ग्राफीन क्या होता है? तो हम देखते हैं जो ग्रेफाइट होता है, मान लीजिए ये ग्रेफाइट का टुकड़ा है इतना पूरा, और अगर इसकी एक लेयर निकाल लेंगे आप पूरी ऊपर की पतली, तो इसे कहा जाएगा क्या? ग्राफीन। क्या कहा जाएगा? ग्राफीन। ये पूरा टुकड़ा है जो ये ग्रेफाइट कलर है, लेकिन इसकी सबसे पतली परत हम निकाल लेंगे एक, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेफीन। इसमें किस किस का सहयोग रहेगा? तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट दोनों होके बनाएंगी और इसमें टाटा कंपनी है जो सहयोग या हेल्प करेगी। यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। ग्रेफीन ग्रेफाइट की एक परत है। अभी मैंने बताया जो ग्रेफाइट है इसकी एक परत क्या है? ग्रेफीन है और ये सबसे मजबूत पदार्थ है और हल्का भी है। इसके कारण इसका अब उपयोग किसमें? एरोप्लेन बनाने में इसका उपयोग होने लगा है। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। ग्रेफाइट ये पेंसिल बनाने में भी प्रयुक्त होता है और विद्युत का यह सुचालक होता है। कैसा? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत का सुचालक होता है। जो हीरा है वह कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का हम प्रयोग करते हैं। हीरे का चमकना, मृगमरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर ये तीनों किस सिद्धांत पर कार्य करते? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था और भारत में हाल ही में बाजरे का उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो हैदराबाद में इसकी स्थापना की जाएगी। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, चारकोल में अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, मतलब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो जो कोक, कोयला और चारकोल ये कैसे? अक्रिस्टलीय अपर रूप है। और कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, अर्थात इनका निश्चित आकार होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। गाइडलाइन क्या है एक बार आप जरूर देख लीजिए और ये आपके लिए जागरूकता के लिए उपयोगी भी होगी।
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन कोचिंग में अब नहीं किया जा सकेगा। कोचिंग भ्रामक वादा नहीं कर सकती है, कोई गारंटी नहीं देगा कि आप अच्छे अंक से पास होंगे, अच्छी रैंक लगाएंगे या आपका सिलेक्शन 100% हम श्योरिटी से कराएंगे। ऐसी कोई भी भ्रामक गारंटी नहीं दे सकता है। कोई अपराधी प्रवृत्ति का टीचर है वह अब टीचिंग नहीं कर सकेगा। जो टीचर या ट्यूटर है ये स्नातक पास आवश्यक होना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट की वहाँ पे उपस्थिति अनिवार्य है। एडमिशन के लिए टीचर की योग्यता और कोर्स को कब तक कंप्लीट कराया जाएगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा, ये संपूर्ण अपलोड होना चाहिए आपकी साइट पे। कितनी अवधि में पूरा होगा। अगर वापस स्टूडेंट वहाँ से नहीं पढ़ना चाहता है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराता है, तो उसे वापस अपनी राशि या अपने पैसे देने होंगे। अगर ऐसा कोई संस्थान नहीं करता है तो इसमें 1 लाख रुपए जुर्माना और कोचिंग के पंजीकरण को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में। सामाजिक न्याय की प्रतिमा, इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा गया है। शुभारंभ कहाँ? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ है। सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं यहाँ के। डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये कौन सी? स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी कुल ऊंचाई देखेंगे आप तो 206 फीट है। तो आपको कहीं अलग अलग देखने को मिल सकती है। जो इसका चबूतरा है, जिसके ऊपर मूर्ति बनाई गई है, उसका 81 फीट का चबूतरा है और मूर्ति 125 फीट की है। जो प्रतिमा है वो 125 फीट की है। तो कुल 206 फीट इसकी ऊंचाई। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में स्थित। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे स्थित है? अंबेडकर की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, यह यूएसए में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी BR अम्बेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर में, जो शंकराचार्य की मूर्ति है। स्टेट ट्रस्ट ये राजस्थान के नाथद्वारा में है, जो विश्वास का स्वरूप है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये केम्पेगौड़ा में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु केम्पेगौड़ा में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये हैदराबाद में रामानुजन की प्रतिमा है। मूक नायक पत्रिका अंबेडकर की है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन भी अंबेडकर द्वारा किया गया था। इनकी बुक है जातियों का अंत। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है असम में, मोरी गांव में इसका आयोजन हुआ है। यह भैंसों की लड़ाई है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 9 वर्षों के बाद यह पुनः प्रारंभ हुई है। यहाँ के सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा। बिहू देहिंग पटकई ये कहाँ के नृत्य हैं? तो ये असम के नृत्य। और गज उत्सव का आयोजन भी कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ था। जल्लीकट्टू कहाँ का? ये तमिलनाडु का है और पोंगल के अवसर पर किया जाता है, जिसमें सांडों को लड़ाया जाता है। कनुमा ये मवेशियों की पूजा से संबंधित त्यौहार है और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। थाईपुसम ये तमिलनाडु का त्यौहार है, जिसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं और ये भगवान मुरुगन से संबंधित है, जिन्हें हम कार्तिकेय कहते हैं। गुब्बारा फेस्टिवल भी तमिलनाडु में मनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में होगा। और वीर मंगाई इसका क्या है? शुभंकर। क्या है? वीर मंगाई। और 5वें क्रम के कहाँ पे हुए हैं? तो ये MP मध्य प्रदेश में हुए थे और इसका शुभंकर क्या था? आशा था। इसका शुभंकर क्या था? आशा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र कितने? 7 है। रावत भाटा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कांकरापारा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अप्सरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। केगा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। और नरोरा कहाँ पे स्थित है? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये कहाँ पे? केरल राज्य में हुआ है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीजिंगम केरल में इसका उद्घाटन हुआ है।
शुभारंभ इसका परसोत्तम रूपाला जी ने किया है, जो हमारे केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री है। पानी में मानव द्वारा फूलों जैसी चट्टानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मछलियां यहाँ आकर्षित होकर क्या आएगी और यहाँ पे मछुआरों को रोजगार प्राप्त होगा। इसमें केंद्र का 60% और 40% केरल योगदान देगी। समुद्र के वर्षावन किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। लक्षद्वीप कैसा एक प्रवाल निर्मित द्वीप है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी 2 खाने हैं जो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कालगुरडी और कालगार्डी, ये 2 सोने की खाने हैं यहाँ के। यहाँ पे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स, यहाँ घास के मैदानों को कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। और पेडोलॉजी किसे? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। जो प्राथमिक चट्टानें ये कितने प्रकार की होती है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और रायोलाइट, ये सब कैसी है? प्राथमिक चट्टानें हैं। परतदार चट्टानें किसे कहा जाता है? औषधि चट्टानों को परतदार चट्टानें कहा जाता है और इनमें सर्वाधिक जीवाश्म की प्राप्ति होती है। ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? नीस होता है और नीस का रूपांतरित रूप क्या होता है? शिस्ट होता है। ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप नीस और नीस का रूपांतरण होकर क्या? शिस्ट में बदले गई। लाडली बहना योजना कहाँ की है? किस राज्य की है? तो यह मध्य प्रदेश की है। 2023 का भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्नी हाट, ये कहाँ का? मेघालय का शहर है बर्नी हाट, ये सबसे प्रदूषित शहर है। स्वच्छता 2023 में प्रथम राज्य कौन रहा स्वच्छता सर्वेक्षण में? तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया गया है। MP लेट्स इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और इसके लिए पार्लियामेंट ने ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इस फंड की स्थापना हुई थी। इसके तहत अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जो नॉन लैप्सेबल होती है। अर्थात अगर आप एक वर्ष में 5 करोड़ की राशि खर्च नहीं कर सके तो आपको अगले वर्ष खर्च करने को दे दी जाएगी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नॉन लैप्सेबल फंड। इसमें पैसा खर्च कहाँ करेगा? तो जो लोकसभा का अपना जो क्षेत्र है, जहाँ जिस लोकसभा क्षेत्र से वह आ रहा है, वहाँ पे कार्य के लिए इस पैसे का खर्च करेगा। अगर जो राज्यसभा का सदस्य है तो वो कहाँ? अपने पूरे राज्य में कहीं भी खर्च कर सकता है उन पैसों का। लोकसभा वाला केवल अपने लोकसभा क्षेत्र में करेगा। जो राज्यसभा का मेंबर रहेगा ये पूरे राज्य में कहीं भी इन पैसों को खर्च कर सकता है। और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भारत के पूरे क्षेत्र में से इन पैसों को कहीं भी खर्च कर सकते हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती पर। मंत्री की संख्या का निर्धारण 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, जिसमें कुल सीटों के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी और दिल्ली में केवल 10% मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई है? 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई थी अटल जी की जयंती पर। मिशन इंद्रधनुष किसके संबंधित है? ये टीकाकरण से संबंधित है और 25 दिसंबर 2014 से ये प्रारंभ हुआ था। अगर संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में? 79 में। राज्यसभा, इसका उल्लेख कहाँ है? राज्यसभा का इसका 80 में और लोकसभा का 81 में उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में किसका? राज्यसभा का उल्लेख है, 81 में लोकसभा का उल्लेख है और 79 में संसद का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत आयोजित होता है? तो 108 अनुच्छेद के तहत इस राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन के लिए। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।
सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 129 में लिखा गया है। हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 215 में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम देखें SASB सीमा सशस्त्र बल, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कब? जब 1962 में चीन के युद्ध के पश्चात की स्थितियों को संभालने के लिए 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा। ये कहाँ पे अपनी सुरक्षा देते हैं? तो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर ये अपनी सेवा देते हैं। नेपाल और भूटान बॉर्डर पर इन्हें तैनात किया गया है। रश्मि शुक्ला कौन है? तो ये महाराष्ट्र की प्रथम DIG बनने वाली महिला हैं। उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं और इन्होंने मार्गरेट एल्वा को हराया था। महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। R वेंकट रमणी हमारे अभी महान्यायवादी है भारत सरकार के, और ये भारत सरकार के वकील होते हैं। इन्हें संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार होता है, अर्थात ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकते हैं, और यहाँ बोलने का भी अधिकार होता है। ये सरकार की तरफ से बोल भी सकते हैं। केवल इन्हें यहाँ मतदान देने का अधिकार नहीं होता है, अर्थात किसी बिल पे जब मतदान होगा सदन में तो ये मतदान नहीं कर सकते वोट, लेकिन ये यहाँ पे बोल भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी हीरालाल सामरिया अभी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, इसकी हाल ही में प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह इसकी प्रथम महिला अभी प्रमुख बनी है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 177 को इसकी स्थापना की गई थी, और राकेश पाल इसके अभी प्रमुख हैं। कैबिनेट सचिव, ये IAS का भारत में सबसे बड़ा पद होता है, और अभी इस पर राजीव गाबा पदासीन है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। और वित्त आयोग का उल्लेख किसमें? 280 में इसका उल्लेख है। 5 वर्ष के लिए इसे बनाया जाता है, और किसके? राष्ट्रपति के द्वारा इसे बनाया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और CEO कौन है? तो VR सुब्रमण्यम CEO है नीति आयोग के। एप्पल वर्ष 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर बना शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कौन? एप्पल। तो दोस्तों, हमने 20 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा की, और अच्छे से हमने GK GS के लल्लन टॉप प्रश्नों को भी देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका आयोजन हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार चरमाचर किसने चलाया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है ईरान के विरुद्ध। हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाली स्टार्टअप बीटावोल्ट का संबंध किससे? ये चीन की कंपनी है। हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन गया है? तो ये कौन सा है? TCS। कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो इन्फोसिस किसके? तीसरे नंबर पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो ये फारसी है। कल 3 भाषा को अपनाया था, ये हमने देखा था कि 3 भाषा को अपनाया गया है। कौन सी? एक तो पाली है, प्राकृत और फारसी, इन 3 भाषाओं को अपनाया गया है। कितनी? पहले 6 भाषा थी, तो 7वीं भाषा पाली, 8वीं प्राकृत और 9वीं भाषा फारसी को अपनाया गया है, और इसकी घोषणा S जयशंकर साहब द्वारा की गई थी। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रंजन जी गोगोई को सम्मानित किया गया है, जो हमारे 46वें चीफ जस्टिस थे। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रंजन जी गोगोई को सम्मानित किया गया है, जो हमारे 46वें चीफ जस्टिस थे। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है तेलंगाना में। कहाँ पे? कनुमा। इसमें मवेशियों का
पूजा की जाती है। हाल ही में महत्री वंदनी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रारंभ की गई है। महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है महिलाओं के कौशल विकास के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।